हाय गाइस, वेलकम टू लीगल सोसाइटी इंडिया। और आज हम करने जा रहे हैं हमारा सेक्शन 6 से शुरुआत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। और क्या बोलता है सेक्शन 6? बोलता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज कॉम्पोजिशन पावर एक्सेट्रा। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज क्या है, उनका कॉम्पोजिशन क्या, उनकी पावर्स क्या है, यही सब हम इसमें जानेंगे। सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन पावर एंड अथॉरिटी कन्फर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? शैल बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के द्वारा अपॉइंट करेगी एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। क्या करेगी? एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट करेगी एक्सरसाइज करने के लिए ज्यूरिसडिक्शन, पावर और अथॉरिटी जो कि कन्फर की जा रही है इस एक्ट के द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक बॉडी बना देगी। दूसरी चीज, सब सेक्शन 2 बोलता है एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड 2 मेंबर्स। तो एक चेयरपर्सन होगा और 2 आदमी मेंबर रहेंगे। प्रोवाइडेड दैट वन मेंबर ईच शैल बी पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और अकाउंटेंसी। तो तीन मतलब जो भी 2 मेंबर लग रहे हैं उनमें से एक मेंबर जो रहेगा उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ का, एडमिनिस्ट्रेशन का, फाइनेंस का या अकाउंटेंसी का। सब सेक्शन 3 बोलता है पर्सन शैल हाउ एवर नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज मेंबर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। पहली बात, कब एक आदमी क्वालिफाइड नहीं होगा? पहली चीज, ए इन द फील्ड ऑफ लॉ अनलेस ही इज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, या तो डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का हो तो वो अपॉइंट किया जा सकता है, और हैज बीन मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विसेज एंड हैज हेल्ड द पोस्ट ऑफ ग्रेड 1 ऑफ दैट सर्विस। ग्रेड 1 की पोस्ट होल्ड कर रहा था इंडियन लीगल सर्विस में, तो बना दो मेंबर। बी in the field of finance, accountancy or administration unless he possesses such qualification as may be prescribed। तो कोई prescribed qualification जो हो, जो कि फील्ड में हो, फाइनेंस के, अकाउंटेंसी के, एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उस बंदे को आप लगा सकते हैं, वरना नहीं। सब सेक्शन 4 बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ मेंबर टू बी अ चेयरपर्सन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी चेयरपर्सन को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के। सब सेक्शन 5, subject to the provision of this act, the jurisdiction of the adjudicating authority may be exercised by bench thereof। तो क्या कह रहा है? jurisdiction जो होगी adjudicating authority की, वो exercise की जाएगी bench के द्वारा। accordingly a bench may be constituted by chairperson of the adjudicating authority with 1 or 2 members as chairpersons ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे डीम फिट। तो भाई चेयरपर्सन के हिसाब से 2 आदमी और बैठा सकते हैं, एक या 2 आदमी जो पैनल बैठेगा, जो कि बेंच बैठेगा। तो चेयरपर्सन के साथ एक बंदा और बैठ सकते हैं, 2 बंदे बैठ सकते हैं। सी कहता है द बेंच ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल ऑर्डिनरी सिट एट न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में बैठेगी, एंड एट सच अदर प्लेस एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद चेयरपर्सन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। तो चेयरपर्सन के साथ बात करके कहीं और बेंच भी बन सकती है। Central government shall by notification specify the area in relation to which each bench of the adjudicating authority may exercise jurisdiction। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई करेगी किस एरिया में, किस एरिया के रिलेशन में, टू विच ईच बेंच एडजुडिकेटिंग में एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कौन से एरिया में ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करेगी, स्पेसिफाई कर देगी नोटिफिकेशन में। ठीक है, ये जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है। सबसेक्शन 6 कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 5 द चेयरपर्सन में ट्रांसफर अ मेंबर फ्रॉम वन बेंच टू अनदर। तो चेयरपर्सन जो है वो ट्रांसफर कर सकता है किसी भी आदमी को एक बेंच से दूसरी बेंच में। एट if at any stage of the hearing of any case or matter it appears to the chairperson or member that the case or the matter is of such a nature that it ought to be heard by bench consisting of 2 members, the case or matter may be transferred by chairperson or as the case may be referred to him for transfer to such bench as chairperson may deem fit। तो साफ सी बात है, चेयरपर्सन को अगर लगता है या किसी भी मेंबर को लगता है कि भाई ये जो मैटर है इसको एटलीस्ट 2 लोगों को सुनना चाहिए, 2 लोगों की चेयर को सुनना चाहिए, बेंच को सुनना चाहिए, तो 2 लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ऐसे बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाएगा जहां पे 2 मेंबर बैठे हों। ये काम चेयरपर्सन भी कर सकता है, चेयरपर्सन को कोई मेंबर रेफर भी कर सकता है कि साहब आप अकॉर्डिंगली भेज दीजिए। ठीक है, सब सेक्शन 8 देखते हैं। द चेयरपर्सन and every member shall hold office as such for the term of 5 years from the date on which he enters upon his office। देखो भाई, जो भी चेयरपर्सन होंगे या जो भी लोग होंगे वो कब तक ऑफिस होल्ड करेंगे? 5 साल तक ऑफिस करेंगे, जिस दिन से वो एंटर करे। प्रोवाइडेड दैट नो चेयरपर्सन और मेंबर शैल होल्ड ऑफिस एज सच आफ्टर ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो 5 साल या 65 या विच एवर इज अर्लियर, सेम हो जाएगा, 65 साल तक होल्ड कर सकता है उस ऑफिस को, और या 5 साल तक। The salary and the allowance
payable to the salary and allowance payable to and the other terms and conditions of the service of the member shall be as may be prescribed. तो जो भी prescribed है वही तरीके से आपकी salary और allowance आपको दिए जाएंगे, provided that neither the salary and allowance nor the other terms and conditions of the service of the member shall be varied to his disadvantage after appointment. तो मतलब जो अपॉइंट आपने किया था, जिस पे स्केल पे अपॉइंट किया था, ये नहीं कि उससे कम कर दी बाद में सैलरी, नहीं, डिसएडवांटेज में नहीं हो सकती, फर्दरेंस में हो सकती है. सब सेक्शन 10 बोलता है इफ फॉर द रीजन अदर देन टेम्पररी एब्सेंस एनी वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर देन द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट another person in accordance with the provision of this act to fill the vacancy and the proceedings may be continued before the adjudicating authority from the stage at which the vacancy is filled. तो अगर किसी रीजन के द्वारा other than temporary absence, टेम्परेरी एब्सेंस से तो बात डिफरेंट हो, अगर किसी अदर रीजन के द्वारा वैकेंसी अकर हो जाती है चेयरपर्सन के ऑफिस में, किसी भी आदमी के ऑफिस में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपॉइंट कर देगी किसी और आदमी को जो कि प्रोविजंस के हिसाब से फुलफिल कर रहा हो रिक्वायरमेंट्स को सभी, और वो बंदा कंटिन्यू करेगा बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फ्रॉम द स्टेज एट विच वैकेंसी इज फिल्ड. सब सेक्शन 11 बोलता है द चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर मे बाय नोटिस इन राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट रिजाइन हिज ऑफिस. तो भाई चेयरपर्सन जो होगा या कोई भी आदमी होगा वो नोटिस किसको देगा, राइटिंग में देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिजाइन करते हुए अपने ऑफिस से. प्रोवाइडेड दैट चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर शैल unless he is permitted by central government to relinquish his office sooner continue to hold office until expiry of 3 months from the date of receipt of such notice or until the person duly appointed as his successor enters upon his office or until the expiry of his term of the office whichever is earliest. तो देखो साहब, साफ सी बात है, जो नोटिस पीरियड होगा वो 3 महीने का होगा. या तो चेयरपर्सन ने उस आदमी को अलाउ कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट कि भैया आप छोड़ के चले जाओ, वरना 3 महीने का नोटिस पीरियड तो सर्व करना पड़ेगा, या कोई और आदमी आ जाए जो कि उसकी जगह अपॉइंट किया जा रहा है सक्सेसर, वो ज्वाइन कर ले तो 3 महीने पूरे नहीं करने पड़ेंगे. या आपका अगर कार्यकाल खत्म होने वाला है, मान लेते हैं 3 महीने से पहले आप 65 साल के होने वाले हैं, तो आप 65 साल तक अपॉइंटेड रहेंगे. मान लेते हो जो 3 महीने का पीरियड था आपका नोटिस पीरियड, उसी बीच में आप उस 3 महीने के पीरियड में ही आप 65 साल के हो जाएंगे, तो जैसे ही 65 साल के हो जाए तो छोड़ के जा सकते हो, वरना इन जनरल 3 महीने का तो आपको मिनिमम नोटिस पीरियड करना ही पड़ेगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर दे या आपका सक्सेसर ऑफिस में आ जाए, जो भी अर्लियर हो. सब सेक्शन 12 बोलता है चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट गिविंग आफ्टर नेसेसरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग. तो भैया हियरिंग के बाद ही इनको रिमूव किया जाएगा ऑफिस से. सब सेक्शन 13 बोलता है इन द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन और अदरवाइज, द सीनियर मोस्ट मेंबर शैल एक्ट एज चेयरपर्सन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंटिल द डेट ऑन विच द न्यू चेयरपर्सन अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू फिल सच वैकेंसी एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस. तो सीनियर मोस्ट मेंबर को चेयरपर्सन बना देंगे अगर चेयरपर्सन की डेथ हो जाती है या रेजिग्नेशन हो जाता है या कुछ भी हो, निकाला गया चेयरपर्सन, कुछ भी हो, या डेथ हो गई या रिजाइन कर दिया, तो जो सीनियर मोस्ट पर्सन रहेगा उसे आप चेयरमैन का दर्जा दे देंगे, उसे चेयरमैन का दर्जा आप दे देंगे और वही एडजुडिकेट करेगा. तब तक एडजुडिकेट करेगा जब तक नया चेयरमैन नहीं अपॉइंट हो जाता. ठीक है. सब सेक्शन 14 देखते हैं, बोलता है व्हेन द चेयरपर्सन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज अनएबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ओइंग टू द एब्सेंस, इलनेस और अदर कॉज, द सीनियर मोस्ट मेंबर शैल डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द एडजुडिकेट अथॉरिटी अंटिल द डेट ऑन विच द चेयरपर्सन और द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिज्यूम्स हिज ड्यूटीज. मान लेते हैं चेयरपर्सन साहब जो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के थे, उनकी एब्सेंस थी, छुट्टी पे थे, इलनेस था, या किसी और कारण की वजह से अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर रहेगा वो चेयरपर्सन की ड्यूटीज पूरी करेगा. इन द मीन टाइम सब सेक्शन 15 पे आ जाते हैं, बोलता है द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी shall not be bound by procedure laid down by code of civil procedure. अब ये बाउंड नहीं है सीपीसी के प्रावधानों के साथ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, बट शैल बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस and subject to other provision of this act. The adjudicating authority shall have power to regulate its own procedure. तो सीपीसी के प्रावधानों से बाउंड नहीं है पर नेचुरल जस्टिस से बाउंड है, गाइडेड है, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेगी और अपने खुद के प्रावधान भी रेगुलेट बना सकती है, प्रोसीजर्स खुद भी बना सकती है और इस एक्ट में दिए हुए प्रावधानों से बाउंड है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, लेकिन सीपीसी से बाउंड नहीं है. अब सेक्शन 7 देखते हैं, कहता है स्टाफ ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड ईच एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद सच ऑफिसर एंड एम्प्लॉय एज द गवर्नमेंट मे थिंक फिट. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो प्रोवाइड करेगी हर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को
ऐसे ऑफिसर्स या ऐसे एम्प्लॉयज़ जो गवर्नमेंट को सही लगे ज़रूरत के हिसाब से। द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल डिस्चार्ज देयर फंक्शंस अंडर द जनरल सुपरिटेंडेंस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो जो भी ऑफिसर्स या जो भी एम्प्लॉय होंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के, वो किसकी सुपरिटेंडेंस में होंगे? उनका माई बाप कौन होगा? चेयरपर्सन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ही उनका माई बाप है, उसी के ही अंडर काम करेंगे, उसी की सुपरिटेंडेंस में काम करेंगे। सबसेक्शन 3 बोलता है द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ सच and other conditions of service of officers and employees of the adjudicating authority shall be as may be prescribed। तो जो भी सैलरीज और अलाउंसेस होंगी वो जो कि प्रिस्क्राइब की जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, उसी के हिसाब से उनको सैलरीज या अलाउंस दिए जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी आपका स्टाफ है। तो गाइस इसी के साथ हमने अपना सेक्शन 6 और सेक्शन 7 कंप्लीट कर लिया है। हम अपने अपने अगले पोर्शन में सेक्शन 8 से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। Thanks a lot for listening to me, and please do like and subscribe the videos and stay in touch. Thank you so much.